Welcome everyone, thanks for joining. Today we're gonna exclusively talk about how India is seeing the upswing in its realty market and how I'm planning to take advantage of this 100x opportunity. नहीं, मैं घर खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं बात कर रहा हूँ उन कंपनीज की जिनको कि आगे आने वाले रियलिटी बूम से काफ़ी प्रॉफिट मिलने वाला है। हमने लास्ट 6 मंथ्स में ऑलरेडी देखा है कि कैसे रियल्टी स्टॉक्स लगातार ऊपर जा रहे हैं। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं जिनके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा और कुछ और पॉइंट्स है फ्यूचर के जिसकी वजह से मैं बुलिश हूँ इस सेक्टर के बारे में। और फिर हम देखेंगे कि कौन सी वो कंपनीज है मेरे पोर्टफोलियो में जिनको इससे हेल्प मिलने वाली है। एंड ऑफ कोर्स आई बॉट समथिंग मोर इन माय क्रिप्टो पोर्टफोलियो एंड आई एम गोना शो यू दैट टू। But before we start, I wanna emotionally blackmail you by showing this cute cat and asking you to help the channel by smashing the like button. आपके स्मैश करने से ये वीडियो और लोगों तक पहुंचता है और इससे हमारे इस छोटे से चैनल को काफी हेल्प मिल जाती है। So please smash it now. Okay, so let's start with my portfolio first. Today, my portfolio is at 34,15,181 rupees and it is up 82.16%. From last portfolio update, it is up 2,55,300 rupees, that is 8.07% up. This is one of the biggest jump we have ever seen in my portfolio just within a week, and it is mainly due to surge in my top two companies, Rain Industries and Butterfly Ganimati. Both of them are coming back to where they were before this subtle slip that happened recently in stock market. As you can see, Rain Industries has already doubled my investment of 5 lakh rupees and Butterfly Ganimati has almost multiplied my investment of 1.5 lakhs into 5 times, and that is why the rise in portfolio number here. रेन इंडस्ट्रीज ने रिसेंटली अपनी कंपनी में कुछ चेंजेस किए हैं जिसको कि मार्केट एक पॉजिटिव आउटलुक से देख रहा है। इन्होंने अपने चेयरमैन बदलते हुए अब जगन मोहन रेड्डी को ये पोस्ट दे दी है। इससे पहले जगन मोहन वाइस चेयरमैन थे इस कंपनी के। He is the promoter of the company himself and the main man behind this company. So it makes sense that he is now the chairman. Let's see how market takes this news in the future and where it will take the stock. मैंने अपने रेन इंडस्ट्रीज के वीडियो में पहले ही बताया हुआ है कि how brilliant this man is. So hopefully we will get to see more of that magic in coming times. और बटरफ्लाई गांधीमती भी काफी अच्छा काम कर रही है अभी, बट इसका मेन अट्रैक्शन इसके ग्रोथ का स्कोप है जो कि इतना अच्छा है कि जिसके चक्कर में इन्वेस्टर्स इसको काफी हाई पी देने के लिए रेडी हैं। ये अभी भी एक बहुत छोटी कंपनी है और मैं बहुत सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ये स्टॉक 10 to 15 टाइम्स यहाँ से ऊपर जाता है इस डेकेड में। तो माई प्राइस हियर इज अराउंड जस्ट 167 रुपीज, सो इट इज क्वाइट अचीव बाय फॉर माई पोर्टफोलियो। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ, जिसने की लास्ट 6 मंथ्स में काफी अपराइज देखा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड के टाइम पे सारा कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया था, लेबर अपने घर चले गए थे, लोग नए घर नहीं खरीद रहे थे, प्लस इन रियल एस्टेट कंपनीज का डेट लगातार बढ़ता जा रहा था ड्यू टू वीक कैश फ्लो ऑफ कोर्स। ड्यूरिंग दिस टाइम द शेयर प्राइस ऑफ दीज कंपनीज आल्सो फेल डाउन 50 to 80% एज इन्वेस्टर्स वर रियली स्केयर्ड ऑफ व्हेन द थिंग्स विल पिक अप वंस अगेन। अगर हम निफ्टी रियलिटी का प्राइस देखते हैं जनवरी और फरवरी का, तो ये अराउंड 320 रुपीज था, जो कि मार्च में 50% डाउन चला गया था अराउंड 160 रुपीज पे। एंड दिस हैपेंड टू ईच ऑफ दीज बिग रियलिटी कंपनीज लाइक सनटेक वेंट डाउन फ्रॉम 441 रुपीज टू 149 रुपीज। Godrej Properties went down from 1,168 rupees to 602 rupees, and more or less same happened to all the stocks in this sector. Around this time I bought into Suntech Reality, as you guys have seen it, and then later added it further at higher price. And right now I own 479 shares of this company, which has already given me 127% of profit. और ये सिर्फ Suntech की ही बात नहीं है यहाँ पे। All the major realty companies gained a lot during one last year, and particularly last 6 months. Suntech gained 75%, Godrej Properties gained 65%, Nifty Realty Index, which is a constituent of listed real estate companies, itself gained 56% in last 6 months and hit an 11-year high recently. Same goes for share prices of several listed real estate companies who are right now at their decadal peaks. But अब आप बोलेंगे कि इसमें स्पेशल क्या है? सेंसेक्स ने हिस्टोरिकल पीक ऑफ 61,000 मार्क को क्रॉस किया है अभी अभी, और सारे स्टॉक ऐसे ऊपर जा रहे हैं जैसे कि उनका फंडामेंटल्स और प्रॉफिट और कैश फ्लो से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो फिर क्या रीजन है कि हमको रियलिटी सेक्टर की तरफ कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है, और क्या रीजन है कि ये सेक्टर आने वाले डिकेड में बहुत ही अच्छे रिटर्न दे सकता है? तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और समझना होगा कि आखिर ये सेक्टर वर्क कैसे करता है और इसने क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हैं पास्ट में। तो अगर हम रियल एस्टेट मार्केट को देखते हैं 2004 ऑनवर्ड से, तो 2004 से 2008 का टाइम था जब जीडीपी ग्रोथ अराउंड 9 to 10% से बढ़ रही थी इंडिया में हर साल। और इस मौके का प्रॉफिट उठाने के चक्कर में रियल एस्टेट डेवलपर्स ने कई लैक्स ऑफ करोड़ के नए प्रोजेक्ट चालू कर दिए थे।
These products were taking huge leverages just to get started with multiple projects without worrying much about how they're gonna fund it further. So you can understand what kind of euphoria that must be. But then in 2008, global financial crisis happened. In America alone, the loss was worth around $5 trillion. Yes, almost double of India's GDP currently. So that was a big blow to many countries' market, and India somehow got through with it without getting crushed under it, of course. We got saved, but the growth rate moderated. And who got affected by it the most? Yes, our real estate market. सबसे ज्यादा वो कंपनीज अफेक्टेड हुई थी जो कि ओवर लेवरेज थी आफ्टर हैविंग बोरोड लार्ज सम्स ऑफ मनी टू कमीशन एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट व्हेन द होम्स डिड नॉट सेल some companies began throwing in the towel. Even others were operating on life support. और उसके बाद कुछ regulations आए जो कि बहुत important थे इंडिया के लिए, जैसे कि Black Money Act, Demonetization and GST. But they pushed the real estate industry to the brink of collapse at that time. अब इस टाइम पे शेयर्स डाउन थे कंपनीज के, बट जैसा कि सब लोग सोच रहे थे कि रियल एस्टेट मार्केट के रेट्स क्रैश हो जाएंगे अब, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ. लोगों को लग रहा था कि इन रेगुलेशंस की वजह से जो अब तक कैश डीलिंग होती रही थी घर खरीदने के लिए वो तो हो नहीं पाएंगी, और मोस्टली ये सेकंड होम्स कैश में लिए हुए ही होते थे. तो यानी कि बायर्स गायब हो जाएंगे, और क्योंकि घर बिकेंगे नहीं तो हाउसिंग मार्केट क्रैश कर जाएगा. बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उस टाइम पे. Instead, we saw just some moderation of prices, a few bankruptcies, and some markets like NCR took a brunt of the burden. All in all, the real estate sector still managed to survive. Even COVID couldn't precipitate a total meltdown. If anything, the real estate sector in this country is remarkably resilient. And by the end of 2020, there was some good news finally. Take for instance Maharashtra. Around August 2020, the state government decided to cut stamp duty on property sales. And while you may be inclined to think that a cut in stamp duty wouldn't make a lot of difference, that's not entirely accurate. When you're talking about high value transactions, even a percentage difference may result in saving to the tune of lakhs. So there was a lot of renewed interest from home buyers. तभी आप देखेंगे कि इस ड्यूरेशन में सारे बॉलीवुड स्टार्स लगातार कई करोड़ के हाउसेस खरीद रहे थे. इवन डीमार्ट ओनर राधाकिशन दमानी ने भी काफी बाइंग करी है रियल एस्टेट की इस ड्यूरेशन पे, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर सेविंग लैक्स एंड मे बी करोर्स इन दोस डील्स. Then there is the fact that interest rates are pretty low these days thanks to intervention from the RBI, and demand is on the up. Since COVID has precipitated a work from home culture, many people now seem to think that there's merit in owning a home. In the first half of 2021 alone, overall residential sales in the country shot up by 71% as compared to the same period last year. और ये इसलिए हुआ क्योंकि वर्क फ्रॉम होम करके लोगों को फिगर आउट हुआ कि घर तो बड़ा ही होना चाहिए. बिकॉज अगर आपको घर से काम करना है और फिर आपके कॉल्स लगातार आते रहते हैं तो सेपरेट रूम होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए. इसलिए आप देखेंगे कि मुंबई, दिल्ली NCR और बैंगलोर जैसे मार्केट्स में 3 BHK की डिमांड सडनली बढ़ गई थी इस टाइम पे. और ज़्यादातर फैमिलीज में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम करते हैं, तो दे नीड सेपरेट रूम्स फॉर वर्क and hence the need for bigger homes. This really shifted the objective of some of the real estate companies towards investing in houses with more amenities and space. And granted that last year was an anomaly by all accounts, but it is still crazy to think that the real estate sector has been thriving during a period marred by disease and lockdowns. In fact, the current environment is so euphoric that Godrej Properties sold homes worth 575 crores in Noida in just a single day, making it one of the most successful real estate launches in the country. Yup, 575 crores worth of houses एक दिन में सिर्फ उन्होंने बेचे हैं वहाँ पे. So yeah, there's considerable optimism that the sector may be finally turning a corner, and hopefully this story continues in future too. ओके, तो ये तो हो गई स्टोरी अभी तक के रियल एस्टेट मार्केट की, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे मार्केट प्रॉब्लम में था और फिर रेगुलेशंस ने आके रियल एस्टेट को थोड़ा सा स्लो कर दिया. बट इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी रियल एस्टेट सॉलिडली परफॉर्म करता आया है. तो फिर फ्यूचर में क्या अलग होने वाला है जो मैं इतना एक्साइटेड हूँ इसके लिए? मुझे पता है आप यही सोच रहे हैं. वेल, इसका सीक्रेट फ्यूचर में है, जो कि काफी डिफरेंट होने वाला है हमारे पास से. और इसकी स्टार्टिंग होती है गवर्नमेंट के ग्रैंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग से. तो इंडियन गवर्नमेंट ने प्लान किया है $1.4 ट्रिलियन स्पेंड करने का इंफ्रास्ट्रक्चर पे 2019 से 2023 तक. $1.4 trillion. It's like half of India's GDP currently.
and it is a very big amount for a country that is still struggling with its big population, still under poverty line. $1.4 trillion will bring us roads, bridges, buildings, electricity, water supply and railways connectivity, and lots of businesses along with all of it. फॉरेन इन्वेस्टर्स इस बात को काफी क्लोजली फॉलो कर रहे हैं और इसलिए आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट सेक्टर में इन्होंने $26.08 बिलियन और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में $24.72 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है इन बिटवीन अप्रैल 2020 एंड मार्च 2021. For the latest fiscal, infrastructure activities accounted for 13% share of the total FDI inflows of US $81.72 billion. India competes hand in hand across the globe as this sector is backed by notable government initiatives and huge investments, and that's where this massive $1.4 trillion investment by government is going to be a game changer for our country in coming decade. Driving robust demand and opportunities, India is expected to become the third largest construction market next year. और इस इंफ्रा बूम से आप भी प्रॉफिट कमा सकते हैं by playing on these three themes. Number 1, buying infra companies. The most obvious choice would be to select strong infra companies available at attractive valuations. Some big infra companies include Larsen & Toubro, IRB Infrastructure Developers, GMR Infrastructure, Reliance Infrastructure, Hindustan Construction Company. Of course ये कंपनीज मैं बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ. आप खुद अपनी स्टडी करिए कि किस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं before putting your money anywhere. Number 2, buying suppliers to infra companies. इंफ्रा कंपनीज को डेली बेसिस पे नीड रहती है रॉ मटेरियल्स की और कमोडिटीज की जैसे कि मेटल्स, पेंट्स, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा टू कंटिन्यू देयर ऑपरेशंस. तो आने वाले टाइम में इन कंपनीज के प्रॉफिट को काफ़ी बूस्ट मिलने वाला है. इसके लिए आप देख सकते हैं कंपनीज जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स दैट इज ऑल्सो नोन एज भेल, ISGEC हैवी इंजीनियरिंग, प्रज इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एक्चुअली आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि मैं भी इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो कि मैं अपने पोर्टफोलियो में दिखाऊंगा. स्पेशली कंपनीज जो कि कमोडिटीज़ के मार्केट में है जैसे कि एल्यूमिनियम, स्टील, समथिंग लाइक दिस. नंबर 3, बाइंग इंफ्रा फाइनेंसर्स. As of 31st May 2021, there are 9 NBFC infrastructure companies registered with the Reserve Bank of India. Power Finance Corporation, REC, Indian Railways Finance Corp, L&T Infrastructure Finance among others are known names. तो ये बेसिक आइडिया है कि कैसे आप इंजॉय कर सकते हैं इंडिया की फ्यूचर ग्रोथ का. आई एम ट्राइंग टू डू द सेम बाय इन्वेस्टमेंट्स इन हाउसिंग कंपनी दैट इज सनटेक रियलिटी, जिसको कि नवी मुंबई और क्लोज बाय के एरियाज के डेवलपमेंट से काफ़ी बूस्ट मिल जाता है अपने फ्लैट्स के प्राइस बढ़ाने में. अगर सिर्फ वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी ही बढ़ जाए और या फिर कोई नए हाईवे का कनेक्शन हो जाए तो फ्लैट्स के प्राइस का 10 to 30% बढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. और जैसा कि आपने मेरे सनटेक की वीडियो में देखा ही होगा कि इन्होंने काफ़ी लैंड डील्स कर रखी हैं पिछले 1 साल में, और जैसे जैसे ये एरियाज और डेवलप होते जाएंगे वैसे वैसे ये कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे बिल्ड करती नजर आएगी. और इस डिमांड का असर हमको हाउसिंग मार्केट में ऑलरेडी दिखने भी लगा है. मुंबई में सितंबर 2021 में 7,804 यूनिट्स रजिस्टर हुई हैं जो कि लास्ट 10 ईयर्स की बेस्ट परफॉर्मेंस है. मेरा सेकेंड स्टॉक जिस पे कि मैं बेट कर रहा हूँ इस बूस्ट का फायदा उठाने के लिए वो है एशियन ग्रेनिटो. ये इंडिया की टॉप 5 सिरेमिक टाइल्स और बाथवेयर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है और नए बिल्डिंग, ऑफिस और होम कंस्ट्रक्शन में ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन के सामने आएंगे. ये कंपनी ना कि सिर्फ पब्लिक को टाइल सेल करती है बट दे ऑल्सो वर्क इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ वेरियस काइंड्स. ये आपके गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट बिल्डिंग, पार्क्स हर जगह पे काम करती है, हर तरह के प्रोजेक्ट उठाती है. देन रेन इंडस्ट्रीज है जिसका एक छोटा सा कॉम्पोनेंट सीमेंट बिजनेस है जिसको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस बूस्ट से. Then Repco Home Finance will get some share of this new houses and loans, and Edelweiss will get advantage of financing these construction companies. तो कई multiple companies के through I'll be playing this infra boom. और जैसा कि मैंने बोला था कि आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि कैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ मेटल्स में और समथिंग लाइक दिस, समथिंग रिलेटेड टू द कमोडिटी. तो ये है फुल स्टोरी इंडिया के आने वाले इंफ्रा बूम की. इसको हम कंपेयर कर सकते हैं यूएस के पास्ट सेंचुरी ग्रोथ से या चाइना के 80s 70s के टाइम से, जब इन्होंने इंफ्रा स्पेंडिंग की मदद से अपनी कंट्री को इकोनॉमिकली इतना केपेबल और पावरफुल बना दिया है अभी कि ये पूरे वर्ल्ड को ऑलमोस्ट डोमिनेट करते हैं. I think India is all set and it just needs a good kickstart to be a dominant player in this world, and especially when it comes to money. Oh, money reminds me that I'm making no money from these videos yet, and it takes me long time to make these videos. So you can still help me out by smashing the like button.
Think of it like this. I will help you out with your finances and show you my journey of financial independence, and in return, if you just smash that tiny like button just once, a tiny touch on it, and then you have made your payment and I will be super motivated to make the next video. So please smash करिए like button को और help करिए इस छोटे से channel को और लोगों तक पहुंचने के लिए. My cash flow. So my businesses have started to stabilize at least. Me and my team are working hard and we have reached 50% of our pre-COVID revenue. जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ 3 to 5% अपनी टोटल नेटवर्थ के बराबर कैश जमा करने के लिए, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आती है जैसे कि कोविड की थर्ड वेव या फिर अगर स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो मेरे पास कैश होना चाहिए डिप्लॉय करने के लिए. सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू सेव. इसकी वजह से मेरे पास थोड़ा कैश और जमा हो गया है, जिसमें से मैंने कुछ पैसे क्रिप्टो करेंसीज में लगा दिए हैं हमेशा की तरह. In coming months, I'm trying to save more and more. I'm not going out to eat and not planning on any holidays until I reach this goal. Cash in hand, 1% of total net worth. My cryptocurrency portfolio. So in recent times, we have seen a big rally in cryptos, especially the big two, Bitcoin and Ethereum. My interest income from both of these coins have also made some significant jumps. मेरा क्रिप्टो का इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ इसके फ्यूचर प्राइस के लिए है, but also because I'm earning high interest on these. जैसा कि बिटकॉइन और इथेरियम पे मुझे 6.7% इंटरेस्ट मिलता है, जो कि बेसिकली मुझे फ्री में बिटकॉइन और इथेरियम प्रोवाइड कर देता है. मुझे इनमें और पैसे लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये मुझे फ्री में ही दे देते हैं. जस्ट इमेजिन कि इन नेक्स्ट 10 ईयर्स में मैं 6.7 इंटरेस्ट में कितने फ्री कॉइन्स गेन कर लूँगा. और अगर आप भी अपनी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर रखा है उस ऐप का जो मैं यूज़ करता हूँ. उस लिंक को क्लिक करके आप इजीली अपनी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और इंटरेस्ट भी पा सकते हैं. तो ये है मेरा क्रिप्टो पोर्टफोलियो, और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने टेथर यानी कि USDT में इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपीज़. इसका मेन रीज़न है इंटरेस्ट अर्न करना, जो कि मेरे पैसिव इनकम को स्टडी कैश फ्लो दे सकता है. इससे मुझे 12.68% इंटरेस्ट मिलता है, जो कि मैं वापस इसी में लगा देता हूँ. But Tether has many issues, as I have written to you guys earlier also in the community post, and it is surely not a very secure investment. So couple of days back I have made an investment of 35,000 rupees each in USDC, BUSD, TUSD, USDP. Basically all are stable coins attached to the value of a dollar. So total of 1.4 lakh rupees went into this thing. ये भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था जिस दिन मैंने इन्वेस्टमेंट किया था. अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को तो आपको वो कम्युनिटी पोस्ट लगातार मिलते रहेंगे, जहाँ पे मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि मैंने कहाँ पे कितने पैसे लगाए हैं. इन सब से मुझे 12.68% इंटरेस्ट मिलेगा एंड इट विल हेल्प मी इन कंपाउंडिंग माई मनी. With time, I will invest further in these new coins, and by late December, I will sell all of my Tether coins and deploy in these coins only most probably. Last week, I also bought Helium coin, जिसको हम HNT के नाम से भी जानते हैं. अभी मैंने इसमें सिर्फ 20,000 रुपीज़ ही लगाए हैं. थोड़े टाइम में मैं और इन्वेस्टमेंट करूंगा इसमें, एक बार थोड़ा एक्साइटमेंट कम हो जाए उसके बाद. Okay, this is it for today's episode everyone. I hope you have already subscribed to the channel and press the notification bell so that you will get the video as soon as I post it and you can see what I'm buying and selling here immediately. और हाँ, मैं कम्युनिटी पोस्ट पे लगातार अपने आइडियाज़, अपने थॉट प्रोसेस और नई बाइंग और सेलिंग और क्या मैं पढ़ रहा हूँ इन सबको मैं पोस्ट करता रहता हूँ. तो अगर आपने नोटिफिकेशन बेल दबाई है आपको वो सारे पोस्ट भी मिल जाएंगे. See you next time, My Money Universe.